तो ये पढ़ लेते हैं, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो देखो सिचुएशन मान लो हमारे सामने ऐसी आ जाए कि कोई बॉब लटका हुआ है, उसको हम कितनी स्पीड दें, हाउ मच स्पीड वी शुड गिव कि ये राउंड कंप्लीट कर ले। मतलब अगर बहुत छोटी सी स्पीड दी तो हो सकता है यहीं तक पहुंच के वापस आ जाए, थोड़ी और ज़्यादा दी तो यहाँ तक पहुंच के वापस आ जाए, थोड़ी और ज़्यादा दी तो यहाँ से ऐसे जाए, यहाँ पे पहुंच के रस्सी ढीली हो जाए और ये ऐसा गिर जाए। तो वो सिचुएशन की कंप्लीट कर ले सर्कल, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकली क्या यूज़ करना पड़ेगा? उसके लिए मैथमेटिकली ये यूज़ करना पड़ेगा कि जहाँ पर टेंशन सबसे कम है वहाँ पे भी ज़ीरो ना हो, वहाँ पे भी रस्सी ढीली ना हो। ठीक है, तो मतलब ये सिचुएशन को ऐसे लिखो क्वेश्चन की तरह, व्हाट इज़ द कंडीशन such that the bob completes the circular motion। ठीक है, मतलब u की कितनी स्पीड दें, हाउ मच स्पीड वी शुड गिव should it be given so that it completes circular motion। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, कॉन्टेक्स्ट ये है। तो अब इस बात को मतलब अपन को समझना पड़ेगा कि अगर कंप्लीट कर रहा है सर्कुलर मोशन तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा जब, तो इस पॉइंट पे भी रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए। लिमिटिंग केस में रस्सी ढीली चल जाएगी यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर रस्सी ढीली मान ली हमने कि लेट्स से टेंशन इज ज़ीरो हेयर, इसका मतलब और कहीं टेंशन ज़ीरो नहीं होगी। मतलब अगर बस यहीं पे टेंशन ज़ीरो है तो और कहीं टेंशन ज़ीरो नहीं होगी और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो t = 0 का मतलब है कि रस्सी ढीली नहीं होगी, रस्सी ढीली नहीं होगी। और रस्सी ढीली नहीं हुई तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इस चीज़ को हमें यूज़ करना है हमारे कैलकुलेशन में। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। लेट्स से ये हमारा पहला पॉइंट है जब ये u स्पीड थी इसकी, और यहाँ पे स्पीड लेट्स से v है, ये दूसरा पॉइंट है। अगर v की वैल्यू मिल जाए किसी तरीके से तो हम इसका एपीडी बना के v²/r से कंपेयर करा देंगे। तो कैसे निकालें v की स्पीड? यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, तो क्लियरली ये कम हो गई होगी इसकी स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई होगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये डाउट तो नहीं आ रहा कि v0 होना चाहिए। v0 हो गया तब तो ये ऐसे गिर जाएगा। टेंशन ज़ीरो का ये मतलब नहीं है कि v0 नहीं करना है, हमें टेंशन ज़ीरो करना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब ये देखो यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? इनिशियल k1 ½ mu², फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? k2, ये हो गया ½ mv²। तो क्लियरली ये छोटा है, कम हो गई होगी स्पीड, तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? इसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है? यहाँ पे केवल ग्रेविटी वर्क कर रही है, और वो भी नेगेटिव में, है ना, ऊपर जा रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे यहाँ पे? -mg, लेट्स से स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो ये हो जाएगा 2l, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लिखना है हमें। तो -mg 2l इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल इज ½ mv² एंड इनिशियल इज ½ mu²। तो ये एक इक्वेशन बन गई यहाँ से। ठीक है, अच्छा, केवल इस इक्वेशन से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमें u निकालना है, v हमें मालूम नहीं है। 2 वेरिएबल होगा इस इक्वेशन में और एक ही इक्वेशन है, तो एक और इक्वेशन चाहिए रहेगी।
एक और इक्वेशन आएगी FBD से। अच्छा, सिचुएशन में ये याद रखना कि ये स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग, रस्सी है ये, क्योंकि अगर रॉड होती तो वो तो रॉड कभी ढीली नहीं होती। अभी नेक्स्ट सिचुएशन में रॉड का निकालेंगे हम, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन, इसका इस पॉइंट पे FBD बनाओ, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा नीचे, mg, बस और कोई फोर्स ही नहीं है। टेंशन ज़ीरो है क्योंकि लिमिटिंग केस में टेंशन ज़ीरो कर दिया, सर्कल पूरा होना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, mg ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। सो mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। अब v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल गई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वहाँ से उठा के, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ से हमने क्या किया, mv स्क्वायर की जगह लिख दिया mgl, ठीक है, और mgl यहाँ पे ला के सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बस अब सॉल्व करना बाकी है। तो माइनस mg2l इज इक्वल्स टू हाफ, mv स्क्वायर की जगह वो लिख दिया mgl, माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया, हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इस तरफ है वो उस तरफ गया, तो 2 प्लस हाफ इज़ 5/2 mgl। m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, u की वैल्यू हो गई √5gl। मतलब इतनी स्पीड दें अगर उसे तो वो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। इससे ज़्यादा दे तो तब भी कर लेगा, इससे कम दे तो नहीं कर पाएगा। तो दिस इज़ द मिनिमम स्पीड गिवन टू द बॉब to complete the circle। यह समझ में। तो ये स्ट्रिंग थी यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी सॉल्व करके कि अगर रॉड होती तो क्या होता, स्ट्रिंग नहीं होती रॉड होती तो क्या होता। तो दो चीज़ें हर सिचुएशन में दो चीज़ें करनी है, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखना है FBD बना के, बस। अब दिमाग लगाना है तुम्हें सबको। सेकेंड सिचुएशन है, पहली सिचुएशन तो ये रॉड स्ट्रिंग वाली हो गई, दूसरी सिचुएशन है रॉड वाली। कि लेट्स से ये हमारे पास लाइट रॉड है, ठीक है, और यहाँ पर कितनी स्पीड दी जाए इसे कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। व्हाट स्पीड शुड बी गिवन सो दैट इट कंप्लीट्स द सर्कल। रॉड है ये, तो क्या जैसे उसमें हमने देखा था रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो ढीले होने का सवाल ही नहीं, रॉड तो कभी ढीली होगी नहीं, है ना, कंप्रेशन ले लेगी वो। तो इसमें बस ये सिचुएशन कि जब ये ऊपर पहुँच जाए, ये यहाँ से ऐसे ऊपर पहुँच जाए, तो इस पॉइंट पे जस्ट रुक भी जाए ज़रा सा, बस लिमिटिंग केस में v 0 भी हो जाए तब भी ये इधर गिर जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ऊपर पहुँच के v 0 हो जाए। यहाँ पे टेंशन की टेंशन लेनी नहीं है, ये बात समझ में आ रही। तो बस लगा दिया यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी 0.1 से लेके 0.2 तक। तो वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mu², और यहाँ पे केवल ग्रेविटी वर्क करेगा, टेंशन तो वर्क करेगी नहीं।
क्यों नहीं करेगी टेंशन वर्क? टेंशन तो उसमें रॉड में भी रहेगी, तब भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? सुरभि बताओ। कंप्रेसिबल नहीं, ये देखो परपेंडिकुलर है ना हमेशा डिस्प्लेसमेंट से टेंशन। टेंशन किस तरफ लग रही है? इस तरफ। टेंशन लगे चाहे कंप्रेशन लगे, परपेंडिकुलर है तो वर्क डन बाय टेंशन ज़ीरो। पिछली बार मतलब कभी भी सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय टेंशन ज़ीरो ही होती है इस लॉजिक की वजह से। तो केवल ग्रेविटी वर्क करेगी, वो कितना करेगी? mg/L है ना, रॉड की लेंथ L है। तो यहाँ पर देख ना v तो आया ही नहीं, v की ज़रूरत ही नहीं थी। तो एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, यहीं से u निकल के आ गया। तो u = √4gl। इतनी स्पीड देनी पड़ेगी इसे। दिस इज मिनिमम स्पीड given to complete the circle। आ रहा है ये समझ में? तो ये मतलब हमें अपने कॉमन सेंस से उसी पॉइंट पे डिसाइड करना है। ज़रूरी नहीं कि रस्सी घूम रही हो, ऐसा हो सकता है लेट्स से कि एक ट्यूब हो। तीसरी सिचुएशन, एक फ्रिक्शनलेस ट्यूब है, और यहाँ पे एक छल्ला लगा हुआ है। इसको कितनी स्पीड दें कि कंप्लीट कर जाए ये? फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन में कोई लॉस नहीं हो रहा है, स्मूथ चल रहा है। तो क्या करेंगे? तो लेट्स से ये मेन रेडियस इसकी r है। ये यहाँ पे जब ये पहुँचेगा तो जस्ट ऐसे तो गिरेगा नहीं नीचे, बस जस्ट ज़ीरो भी हो जाए तब भी कंप्लीट कर जाएगा। तो यहाँ पे v ज़ीरो कर दूँ। अच्छा मान लो एक और डाउट है मेरे को। मान लो वो बोलता है कि मान लो यहीं तक पहुंचाना है, यहीं पे रुक जाए, तो क्या करेंगे? तो यहाँ ज़ीरो कर देंगे। तब वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ग्रेविटी हम यहाँ से यहाँ तक का लिखते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक का लिखेंगे। तो जब क्वेश्चन करोगे सॉल्व तो अलग अलग सिचुएशंस आएंगी। तो चलो इसको ऐसा कर लेते हैं कि ये यहीं तक पहुँचे, यहाँ तक, यहीं तक पहुँचे। तो लिखो ज़रा इक्वेशंस। ऐसा यू बताओ कि ये यहीं तक पहुँचे, तो लिखो इक्वेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम वाली इक्वेशन लिखो। तो अगर यहीं तक पहुँचे तो बस v ज़ीरो हो जानी चाहिए। कितना आ गया? v ज़ीरो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी, 0.1 से लेके 0.2 तक वर्क डन बाय ग्रेविटी ही हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। सेम लॉजिक से वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा -mg/r। अब 2r नहीं, सॉरी r ही होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ रही है। दिस इज r इज इक्वल्स टू 0 -12 mu²। तो √2gr आ गया यहाँ से। इतनी स्पीड देनी पड़ेगी ताकि ये वहीं तक पहुँचे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? बस यही सिचुएशन है इसमें। एक और करते हैं।
तो ये स्फेरिकल शेल है। अब यहाँ पे कितना दिया जाए u, सो दैट इट कंप्लीट्स द सर्कल। तो क्या सिचुएशन होगी यहाँ, कंडीशन क्या लगाएंगे? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँच के क्या होना चाहिए? स्पीड ज़ीरो हो जानी चाहिए क्या? नहीं, स्पीड ज़ीरो हो गई तो फिर तो ऐसे गिर जाएगा। तो क्या ज़ीरो होना चाहिए? तो देखना, इसको सर्कल में बना के कौन रखा है? तो सर्कल में बना के इसको नॉर्मल रिएक्शन रखा है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, यहाँ नॉर्मल, जैसे स्ट्रिंग वाले केस में टेंशन खींच रहा था सर्कल की तरफ, इसमें नॉर्मल रिएक्शन खींच रहा है। तो सबसे वल्नरेबल पॉइंट यही है कि यहाँ पे नॉर्मल ज़ीरो कर दो तो भी काम चल जाएगा। कि अगर जस्ट लिमिटिंग केस में यहाँ नॉर्मल ज़ीरो हो गया तो काम चल जाएगा। ये बात समझ में आई? तो mg लगेगा बस यहाँ पर, नॉर्मल तो ज़ीरो हो गया, तो कौन सा फोर्स लगेगा? केवल mg। तो mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, mv स्क्वायर बाय आर। रेडियस आ रही है, इसकी स्पीड v है इस पॉइंट पर, और यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी माइनस mg/r इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये रख दो वहाँ पे। ये समझ में आया? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं हम और FBD बना के सेंट्रीपिटल फोर्स से बराबर कर रहे हैं। तो कैलकुलेट करो, u की वैल्यू आनी चाहिए √5gr। ये आ गया। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग, मास्टर स्ट्रिंग, और इसको हमने स्पीड दी है √3gr। तो अभी निकालना कुछ नहीं है, हमें पता नहीं सर्कल कंप्लीट करेगा कि क्या होगा, बट स्पीड दी है इसको शुरुआत में √3gr, r इसकी रेडियस है। तो हमें बताना है ये कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, कहाँ तक पहुँचेगा। मतलब उल्टा करना है जो हमने किया ना, कि हमने निकाला कि u निकालना है कि वहाँ तक टोटल पहुँच जाए, बट इस बार u दिया हुआ है तो बताना है कहाँ तक पहुँचेगा, और वो रिपोर्ट करना है हमें वर्टिकल के साथ कितने एंगल तक पहुँचेगा, थीटा निकालना है।
तो लेट से ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अच्छा, अभी हमें मालूम नहीं कि ये थीटा 90 डिग्री होगा कि 90 से ज़्यादा होगा, बट हमने तो रैंडमली कुछ भी मान लिया। उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई अगर कॉस थीटा की, तो समझ जाएंगे 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ तक पहुँचा तो क्या होगा, रुक जाएगा यहाँ पे पहुँच के, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब इसका एफ बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। mg यहाँ लगेगा और mg साइन थीटा यहाँ लग जाएगा, mg कॉस थीटा, इनफैक्ट ये थीटा एंगल है तो ये वाला थीटा होगा, तो ये mg कॉस थीटा, ठीक है। ये mg, ये वाला थीटा, तो ये वाला mg कॉस थीटा। तो ये रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके साइड चाहिए सेंट्रीपिटल लिखने के लिए, और ये वाला होगा mg साइन थीटा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इधर t हो जाएगा। तो देखना यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, टेंशन की वैल्यू लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ है, सेंटर की तरफ, तो t माइनस mg कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। अब v तो 0 है, तो 0, ये पूरी चीज़ 0। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख देंगे t इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा, ठीक है। एग्ज़ाम में ये सब हमें मन में ही सोचना है, ये कि ये 0 है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, t इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा, ठीक है। और एक लगाएंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये कितना होगा, ये निकालना पड़ेगा ज्योमेट्री से। देखो ये यहाँ से यहाँ तक आर है, गौर से देखो, दिस इज आर। तो इसका जो प्रोजेक्शन है ये वाला, ये इसका कॉस वाला प्रोजेक्शन है, ये वाली चीज़, दिस कितना होगा, ये आर कॉस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो आर कॉस थीटा माइनस कर देंगे आर में से, तो ये बन जाएगा, तो ये कितना होगा आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब अगेंस्ट द ग्रेविटी इतना वर्क किया इसने, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से, माइनस mg r 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये समझ में आया ये क्या लिख रहा हूँ मैं, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो केवल ग्रेविटी वर्क कर रहा है, तो माइनस mg r 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि रुक गया। क्या कॉस थीटा क्यों लिखा, ये तुम खुद से करो। देखो आर, ये आर कॉस थीटा, ये आर, तो ये आर कॉस थीटा। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, क्यों चाहिए ये, क्योंकि ग्रेविटी के लिए वर्क लिखने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आर माइनस आर कॉस थीटा, तो ये बन गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m 3gr, क्योंकि u की वैल्यू दी हुई है। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, कॉस थीटा निकल के आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, m से m कट गया, 2 इधर आ गया, तो 2gr 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3gr, gr से gr कट गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/2, ये 2 इधर आ गया, और ये हो गया 1 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस हाफ। ये समझ में आ रहा है। अब माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि ये थीटा है ना 90 से ज़्यादा है, और कॉस थीटा माइनस हाफ कब होता है ये हमें पता है ASTC से कि 120, लगाओ दिमाग लगाओ, 120 होगा या 150 होगा, तो 120। तो देखो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कैसे लिखते हैं अपन ASTC से,
ऐसे लिखते हैं साइन 30 डिग्री नेगेटिव के साथ, तो यही आ रही है, तो सही बात है, रिवर्स चेक लगा सकते हो। थीटा यहाँ पे 120 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि असल में थीटा 90 से भी ज़्यादा होगा, यहाँ कहीं पहुँच रहा होगा वो 90 से 30 डिग्री और ज़्यादा। दिस इज़ 120। तो इसके बाद क्या होगा इसका, ये कैसे ट्रैवल करेगा? यहाँ पे मोमेंटरीली रुक गया, ठीक है, ऐसे गया होगा, ऐसे धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते यहाँ पे जाके जस्ट रुक गया। तो अब ये कैसा ट्रैवल करेगा? मतलब ये वापस इस सर्कल में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि रस्सी ढीली हो चुकी है। इसको ये मान के चलो कि ये रेस्ट पे आ गया अभी, तो ये ऐसे गिर जाएगा और फिर थोड़ा नीचे आके फिर जब रस्सी टाइट होगी वापस, तो फिर सर्कल में घूम जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, अब तो रस्सी का टाइटनेस चली गई, तो वापस तो वो तब जाता जब टाइट होती, कुछ स्पीड होती उसके पास, या रॉड होती वो, बट अब ये तो मोमेंटरली यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, तो ये ऐसा गिरेगा और फिर रस्सी कुछ भी ऐसे इधर उधर होती रहेगी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रस्सी फिर टाइट हो जाएगी, तो फिर सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ऐसे ही बस विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है ये। इसको 4 क्वेश्चन हैं इसमें, 10.3 सॉल्व कर लेना आज ही। और ये एक ही चीज़ है, बट जब लगाओगे तब हाथ जमाने के लिए बहुत बढ़िया है ये। वर्क एनर्जी थ्योरम और mv²/r करेक्टली लगाने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये, तो इसको सॉल्व कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें सिंगल करेक्ट 14 क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक नई चीज़ देखते हैं ना, एकदम आसान है, यहीं पे अभी इसी पॉइंट पे सीखना है। तो वैसे ये तो सुन रखा होगा तुमने कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास मतलब कि जहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं बॉडी के पूरे मास को, वो कहलाता है सेंटर ऑफ मास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एक रॉड है ना, यूनिफॉर्म रॉड है एकदम सीधी, तो तुम्हारा इंट्यूशन क्या बोलता है, किधर मानोगे सेंटर ऑफ मास इसका? सेंटर पे, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास हो गया इसका। ठीक है, 2 मासेस हैं, बट एक बहुत भारी है, एक हल्का है, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किधर होगा? ज़्यादा शिफ्ट वो इस तरफ कहीं पे होगा, है ना। अभी हम उसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे कितना होगा एग्जैक्टली, बट अभी इंट्यूटिवली लग रहा है कि हाँ उसकी तरफ होगा। मान लो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, फलक्रम जैसी, कि एक तरफ से भारी एक तरफ से हल्की, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर साइड होगा? तो इस साइड होगा। या कोई ट्राइंगुलर लैमिना है, ज़रूरी नहीं कि वो इक्विलेटरल हो, कुछ भी हो सकता है। ट्राइंगुलर लैमिना मतलब कि एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसका शेप है ट्राइंगल की तरह, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। और ट्राइंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होता है?
उसका सेंट्रॉइड। ये बात समझ में आ रही? मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल टाइप का है ना, कुछ फिक्स्ड क्वाड्रिलेटरल नहीं है, कोई पैरेललोग्राम नहीं है, रैंडम कुछ भी क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका कहाँ पर होगा? उसका होगा इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पर, यहाँ पर। ना तो ये तो हम इंट्यूटिवली सोच पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर कैसा होगा। अच्छा, और जैसे एक डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? उसके सेंटर पर। एक रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? उसके सेंटर पर। अच्छा, रिंग तो पेरीफेरी पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर पे तो मास नहीं है, तब भी वहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब सेंटर ऑफ मास वहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पे मास हो ही नहीं ओरिजिनली। जैसे हॉकी, हॉकी कुछ इस शेप की होती है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पर आता है, एग्जैक्टली वहाँ पे मास ही नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास वहाँ पर हो सकता है जहाँ मास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो ये बना लो फटाफट, ये मतलब बेसिक है, अभी मैथ्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया हमने, अभी बस कॉमन सेंस से देखा कि ऐसे कोई अगर रेगुलर बॉडीज़ हमारे सामने आती हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होता है। तो दो लर्निंग पॉइंट कि फॉर रेगुलर एंड सिमेट्रिक बॉडीज their center of mass lies on their geometric centers. And center of mass may lie on a point where the mass does not exist. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट मासेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दो शब्द मैं बता देता हूँ मैं, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस मास।
डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट वर्ड का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, है ना। तो डिस्क्रीट का जो इंट्यूटिवली पहले हमारे दिमाग में मतलब जाता है कि अलग अलग, तो वैसा ही कुछ मतलब है फिज़िक्स में भी, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मास यहाँ है, एक पॉइंट मास यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना। इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स बहुत साथ ही साथ है, ये मतलब ये देखो, मान लो सपोज एक रॉड है, मान लो सपोज, तो कितने डिस्क्रीट मासेस हैं यहाँ? तो इनफाइनाइट, देखो बहुत सारे इनफाइनाइट है। तो दिस इज कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंस समझ में आ गया डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में? डिस्क्रीट मतलब कि बस कलेक्शन ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स हैं, उनका हमें लिखना सीखना है, और फिर कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। ना अब ये एकदम काम की चीज़ है। मैथमेटिकली हमें जो फाइनली क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं वो इसी से ही करने हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। तो लेट्स से हमारे पास बहुत सारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं। इसका मास है m1, इसका m2, इसका m3, इसका m4 एंड सो ऑन। तो अगर हमें इनका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो वो डिपेंड करेगा कि किसका वजन सबसे ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा होगा उसके करीब मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और कौन कितना दूर है। इनकी दूरी, मान लो कि ये बहुत भारी है, लेकिन अगर बहुत दूर होता तो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाता। तो ये तो सब वो है, मतलब अपने मन की बात है। लेकिन एग्जैक्टली मैथमेटिकली हमें पोजीशन निकालनी है, तो कहाँ से पोजीशन निकालें? जैसे मान लो सपोज यहाँ पे आ रहा है सेंटर ऑफ मास, तो कैसे बताएं? ऐसे उंगली दिखा के नहीं, हमें ओरिजिन मार्क करना पड़ेगा कि ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से नाप रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं, कहीं भी कुछ भी। तो एक्सिस सिस्टम का ओरिजिन ये हो गया, और इन सब की पोजीशंस नोट कर लेते हैं कि m1 r1 पोजीशन पर है, m2 r2 पोजीशन पर है, m3 r3 पोजीशन पर है, और m4 r4 पोजीशन पर है। तो जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे? r ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस विल बी वेरी सिंपल, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। मतलब हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं। किन का एवरेज ले रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू उसकी पोजीशन। ये समझ में आ रहा है कुल मिला के? और सख्त भाषा में कहते हैं, ये फॉर्मूला रटना है हमें। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल। आर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ mi ri डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi। और ये श्रिंक्ड फॉर्म में लिख दिया, इतना बड़ा बार बार m1 r1 ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिख दिया, मतलब दोनों का सेम ही है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अच्छा, ये 4 के लिए लिखा है, 5 होते तो 5वां भी कर देते, 10 होते 10 का एवरेज ले लेते।
ठीक है। तो अब बस इसको अप्लाई करना है। तो ये आदर्श ये आया कैसे, मतलब कैसे आया होगा ये फॉर्मूला? मतलब तुमने पूछा नहीं कैसे आए, कोई ज़रूरत नहीं है कैसे आए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, बस ये रटा होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही हमारा काम शुरू होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स किधर है? दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आया कैसे इसको तुम ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास स्टैटिस्टिक्स का तुम्हें हल्का फुल्का एक नॉलेज होगा कि ऐसे हम करते थे कि मान लो सपोज़, शायद इतना नॉलेज नहीं होगा तो बता देना कि ये तुमने 10th में पढ़ा है कि नहीं, कि हम फ्रीक्वेंसी लिखते थे एक, मान लो सपोज नीला रेड, उसकी फ्रीक्वेंसी है 5, ब्लू की फ्रीक्वेंसी है, मतलब कुछ बॉल्स हैं, कुछ भी ऐसा है, या ऐसे रेड नीले तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हम, लेट से हाइट कि किसी की हाइट है मान लो 150 सेंटीमीटर, फिर किसी की 5 लोगों की 150 सेंटीमीटर है, फिर अगले कुछ 155 सेंटीमीटर है 10 लोगों की, फिर 160 सेंटीमीटर है 15 लोगों की। तो एवरेज हाइट निकालनी तो क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, फिर डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से। तो एग्जैक्टली वही किया है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे हाइट का एवरेज निकाला था, वहाँ पे हमने मास के साथ उसका एवरेज निकाल दिया कि पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो अभी गौर से देखो, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक मास है 3 kg, एक मास है 1 kg, एक मास है 5 kg। उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, 3, 4, 1 और 4, 3, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला सीखा था कि r ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये वेक्टोरिकली हमें दे देगा। तो अब टेक्निकली सोचो कि अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले x में फॉर्मूला लगा देते हैं, x और y तो इंडिपेंडेंट ही है ब्यूटी ऑफ वेक्टर से, और फिर y में लगा देंगे। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बस अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें। और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सॉल्व करो, आंसर लेके आओ। तो x कोऑर्डिनेट हो गया 30/9 कॉमा 25/9। आ रहा है सही? तो अब मतलब कहाँ पे होगा? तो लगभग वैल्यू क्या होती है इसकी? 27, 9 3 27, तो 3 पॉइंट समथिंग 3.3, और 9 2 18,
और फिर बच गया कहता 7, तो 9 8 70, 2.8, 3.3 यहाँ पे कहीं पे और 2.8 यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास। ये है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, 30/9, 25/9, ये है सेंटर ऑफ मास। तो इजी है ना ये बहुत, डिस्क्रीट का तो बहुत इजी है। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए फाइनली क्या याद रखना है, फॉर डिस्क्रीट मासेस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ MIRI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ M। और इसको ऑपरेट करते टाइम x और y में ऐसे याद रख लेना है कि x ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन MIXI डिवाइडेड बाय समेशन MI, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन MIYI डिवाइडेड बाय समेशन MI। एक्स कोऑर्डिनेट को अलग ट्रीट करना पूरी तरह, वाई को अलग करना है, और जब फाइनली निकल के आ जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, दिस इज व्हाट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कॉमा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेक्टोरिकली लिखना है तो इस तरीके से एक्स सेंटर ऑफ मास I कैप प्लस वाई सेंटर ऑफ मास J कैप, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। ठीक, ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं इसको। क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कर लेना आज ही।